हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 154। इससे पहले इस कहानी के 153 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। आप सब ने अब तक पढ़ा था। जिया बोलती है कि दक्ष, तुमने अपनी पसंद से शादी कर ली है तो माँ बाप को तुमने नाराज़ तो कर ही दिया है, और फिर दिया के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं हम सब से। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि तुम अपना और दिया का रिश्ता तो अच्छे से संभाल लोगे, कम से कम उसे तो कोई भी शिकायत का मौका नहीं दोगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दक्ष ने भी जिया की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जिया हल्का सा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। 1 घंटे के बाद दिया रसोई में हलवा बना रही थी और फिर तभी वहाँ पर दक्ष आ जाता है। दक्ष को देखकर दिया का मूड और भी ज़्यादा खराब हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो दक्ष अभी दिया को ही देखे जा रहा था और दिया का जो पूरा ध्यान अभी हलवा बनाने में लगा हुआ था, उसने दक्ष की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा था। तो दिया ने अभी रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा एकदम से ग्लो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी काफ़ी ज़्यादा उदासी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसके पापा की नाराज़गी अब कभी भी ख़त्म नहीं होगी और वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। दक्ष ने एक बार फिर से प्यार से कहा कि दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो दिया ने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर दक्ष फिर से बोलता है कि दिया, मैं कह रहा हूं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा तो मुझ पर यकीन रखो तुम। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से बस अपना काम करती रहती है। दक्ष ने दिया को मनाने के लिए फिर से एक बार प्यार से कहा कि दिया, तुम्हें पता है कि तुम ना रेड कलर की साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। अच्छा, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? दक्ष अपनी ही धुन में बस बोले जा रहा था, क्योंकि वो बस अभी दिया का मूड ठीक करना चाहता था, लेकिन दिया का ध्यान अभी दक्ष की कोई भी बातों को सुन नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रही थी कि उसके पापा उससे अभी भी बहुत ज्यादा नाराज है। तभी वृंदा किचन में आती है और फिर अचानक से बोलती है कि दिया, अभी तक नाश्ता नहीं बना है क्या? अभी वृंदा ने इतना ही कहा था कि दिया एकदम से डर जाती है। ये सुनते ही दिया को अंदर से एक घबराहट महसूस होती है और फिर वो धीरे से जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ हाँ मम्मी जी, बस हो ही गया है, बस बन गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी से हलवे को एक बाउल में निकालने लगती है, लेकिन घबराहट के मारे और डर के मारे दिया का हाथ भी चल जाता है। ये देखकर दक्ष और वृंदा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। दोनों को बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। दक्ष ने भी दिया के हाथ को पकड़कर फूंक मारते हुए प्यार से कहा कि दिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जला लिया ना तुमने अपना हाथ? इतना तो मुश्किल काम भी नहीं था, तुमने तो अपना हाथ ही जलवा लिया इसमें, जरा सा हलवा बनाने में। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है और फिर नजर झुकाकर चुपचाप से खड़ी रहती है। उसे कहीं ना कहीं वृंदा से बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था और काफी ज्यादा घबराहट भी महसूस हो रही थी, क्योंकि वृंदा ने जैसे दिया के पापा को सुनाया था, दिया भी समझ बैठी थी कि वृंदा थोड़ी सी खड़ूस औरत है और फिर इसीलिए उसके घबराहट के मारे उसका हाथ भी जल गया था, क्योंकि वो वृंदा से बहुत ज्यादा डर रही थी। वृंदा भी समझ रही थी कि शायद दिया इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस है और काफी ज्यादा डर रही है। तो वृंदा ने भी दक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि दक्ष, दिया को कमरे में लेकर जाओ, बाकी का नाश्ता मैं खुद ही बना दूंगी। तो दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर दिया को लेकर सीधा अपने कमरे में आ जाता है। तो दक्ष ने भी दिया को प्यार से सोफे पर बैठाया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आता है। तो दक्ष अभी दिया के हाथों को ही देखे जा रहा था, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। दक्ष ने धीरे धीरे करके दिया के हाथ पर अच्छे से बैंडेज करना शुरू कर दिया, लेकिन दक्ष से बैंडेज हो ही नहीं रही थी। तो वहीं दिया, वो तो बस बिल्कुल चुपचाप सी गुमसुम सी बैठी हुई थी। दिया का दिमाग अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसे बहुत ज्यादा याद आ रही थी अपने फैमिली की। अचानक ही तब दक्ष दिया के बैंगल्स को उतारने लगता है, क्योंकि उसे बैंडेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही दिया ने इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दिया कि दक्ष उसके बैंगल्स को उतार रहा है, तो दिया ने भी अपना हाथ जल्दी से खींचकर हल्के से गुस्से में दक्ष की तरफ देखा और फिर बोलती है कि मैं खुद ही कर लूंगी, आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं चला है, समझे आप? तो दिया उठकर अभी वहां से जाने लगती है, लेकिन दक्ष ने उसकी बाजू पकड़कर फिर से बैठाते हुए प्यार से कहा कि दिया, दिया बस बहुत हो गया है तुम्हारा, अब जो हो गया है ना वो हो चुका है, अब उसको अपने दिमाग में मत बैठा लो। तुम्हारे दिमाग खराब करने से या फिर तुम्हारे नाराज होने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, समझी तुम? सच्चाई यही है कि मैं और तुम अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारी नाराजगी भी मैं दूर कर ही दूंगा। और फिर अब चुपचाप से यहाँ पर बैठो, मुझे बैंडेज करने दो, तुम्हारा हाथ जल चुका है।
लेकिन दिया जो अपना हाथ दक्ष के हाथों में दे ही नहीं रही थी, बार बार अपना हाथ झटक रही थी। तभी दक्ष जो बार बार दिया के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता और फिर दिया जो बार बार अपना हाथ पीछे खींच लेती। अब दक्ष को भी थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था और फिर उसने हल्के से गुस्से में कहा कि दिया दिया प्लीज़ तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, समझे, तुम चुपचाप से अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ पर बैंडेज कर देता हूँ। तो दिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, कहा ना मैंने, इतनी चोट नहीं लगी है मेरे हाथों में। तो दक्ष भी अब अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अब फिर भी उसे दिया कि इस बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो दक्ष ने भी अब जानबूझकर दिया की कलाई जोर से पकड़ी और फिर दिया की हल्की सी चीख निकल जाती है। दक्ष को भी बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो दिया की कलाई इतनी भी जोर से नहीं पकड़ी थी कि दिया की चीख निकल जाए, तो फिर वो इतनी तेज से क्यों चीखी। तो दक्ष ने भी थोड़ा सा हैरानी से दिया के हाथ को देखा, तो फिर दिया जो नम आंखों से अभी दक्ष को ही देख रही थी। दक्ष ने हल्के से गुस्से में कहा कि अगर इस बार तुमने मुझे रोका ना तो सच कहता हूँ अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगा तुम्हारे ऊपर, समझे, तुम चुपचाप से बैठी रहो। तो दक्ष ने भी धीरे धीरे करके दिया के हाथ की सारी बैंगल्स को उतार दिया था और फिर उसकी नजर अचानक से दिया की कलाई पर जाती है जहाँ पर उसने अभी पकड़ा हुआ था। तो दिया ने भी अब अपनी नस को काटा हुआ था। ये देखकर दक्ष ने भी अपनी हैरानी से आंखें फैला दी, उसकी आंखें भी हैरानी से फैल चुकी थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। दक्ष ने भी दिया की तरफ देखा तो दिया की आंखें फिर से झड़ना बन गई थी। दिया ने अपना हाथ दक्ष के हाथों से छुड़वाते हुए गुस्से से कहा कि बस हो गया ना, आपको मिल गया ना सुकून, देख लिया अब आपने, अब मुझे जाने दो यहाँ से। तो दिया रोकर अभी वहां से जाने लगी थी, लेकिन उससे पहले ही दक्ष ने दिया की कलाई पकड़कर उसे कमरे के अंदर लेकर आ जाता है और फिर सोफे पर बैठा देता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी आंखें दिखाकर और फिर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोलता है कि बस बहुत हो गया है दिया तुम्हारा, मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ बहुत दिनों से, समझे तुम, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और भी ज़्यादा बदतमीजी करो कि मेरे साथ। ये क्या किया है तुमने, क्या किया है बताओ मुझे। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से बैठी रहती है। तो दक्ष अभी गुस्से में कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगता है और फिर याद करने की कोशिश करने लगता है कि आखिर किस वक्त दिया ने अपनी कलाई काट ली, क्योंकि उसके के सामने तो उसने अपनी कलाई कभी भी नहीं काटी थी, जबकि पिछले 3 दिनों से तो वो तो सब एक साथ पे एक ही जगह पर थे। तो दिया ने कब अपनी कलाई काट दी ये किसी को भी नहीं पता चला। तो दक्ष ने एक बार फिर से दिया की कलाई देखी तो उसमें जो पट्टी बंधी हुई थी वो 1-2 दिन पहले की पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देखकर दक्ष इतना तो समझ ही गया था कि दिया ने कलाई शादी के फंक्शन के दौरान ही काटी है, उसने उसके घर पर कलाई को नहीं काटा है, 2-3 दिन पहले की कलाई कटी हुई है। तो दक्ष ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और फिर दिया के सामने बैठकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि दिया दिया प्लीज़ मुझे बताओ ये तुमने कब किया और किस लिए किया, क्यों किया तुमने, बताओ मुझे, और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ कि ये सब क्यों किया तुमने, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैं तुमसे, प्लीज़ मुझे बता दो कि ये बेवकूफ़ी तुमने कब करी और किसके कहने पर करी। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है। दक्ष दिया के पास बैठ गया और फिर उसने दिया का सिर अपने सीने पर रखा और फिर उसके माथे को चूमकर प्यार से बोलता है कि दिया दिया मैंने तुमसे कहा ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम प्लीज़ बेकार में ही इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा रखो तुम, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ कब किया और क्यों किया तुमने। ये सुनते ही दिया का रोना अब और भी ज़्यादा तेज हो गया था और फिर उसने कसकर दक्ष की कमर पर अपने दोनों ही हाथ लपेट दिए थे और फूट फूट कर रोने लगती है और फिर दक्ष ने भी अपनी बाहें मजबूत कर दी थी दिया की कमर पर, दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड फ्लैशबैक, दिया ने अपनी कलाई कब काटी थी। दिया जब रात को दक्ष के पास आई थी और फिर दक्ष को अपने दिल की बात भी बता रही थी कि उसे उससे प्यार हो गया है और वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। तो दक्ष ने दिया का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, उसे समझा बुझा कर वापस फार्म हाउस के अंदर भेज दिया था। दिया का दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। दिया अपने कमरे में आती है और फिर दिया जब इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, उसने सोचा था कि वो दक्ष को अपने दिल की बात कहेगी और फिर दक्ष उसे अपने साथ भगा कर ले जाएगा, उसके साथ शादी कर लेगा और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, या कोई अनचाही शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, उसके दक्ष के साथ उसकी शादी हो जाएगी और वो उसके साथ हमेशा के लिए एक हो जाएगी। लेकिन दक्ष ने दिया को इज्जत का वास्ता देकर वापस घर भेज दिया था, उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। दिया ने भी कमरे में जाकर नजरें घुमाई तो उसकी नजर अभी एक कांच के गिलास पर पड़ती है। तो दिया ने गुस्से में वो कांच
कांच का गिलास तोड़ा और फिर बिना सोचे समझे ही उस कांच को अपनी कलाई पर रख दिया और फिर इसी के साथ उसने अपनी कलाई को काट लिया था। 20 मिनट के बाद दिया बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ पर अभी बैंडेज हो चुकी थी। दिया के पापा, दिया का भाई और दिया की माँ तीनों ही वहीं पर मौजूद थे। तीनों ही बहुत ज़्यादा परेशान भी थे और दिया, जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, जिसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से नम हो चुकी थी। तो शर्मा जी ने भी अब दिया की तरफ गुस्से से देखा और फिर दिया पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है? बाप की इज्जत उछालते हुए तुम्हें यहाँ तक आने के बाद तुम सुसाइड करना चाहती हो। तुम इस शादी को मना कर रही हो। इस शादी से तुम खुश नहीं हो ताकि पूरी सोसाइटी में मेरी बेइज्जती हो जाए। तुम यही चाहती हो कि ना तुम्हारा बाप वक्त आने से पहले ही मर जाए। तुम्हें शर्म नहीं आई कि अगर मरना ही था तो घर पर ही मर जाती? कम से कम मेरी इज्जत का जनाजा तो नहीं निकलता ना? यहाँ पर आकर ये फालतू की नौटंकी क्या करने की जरूरत थी? दिया का भाई बोलता है कि पापा बस कीजिए ना प्लीज, क्यों इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं आप? सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं है ना? और वैसे भी वक्त पर मैंने सब कुछ देख लिया था। दिया की कलाई पर ज्यादा चोट नहीं आई है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। तो शर्मा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं कटी है तो काट दो ना, काट दो और मार दो इसे। अरे अगर कट जाती तो क्या होता, मर जाती ये, और फिर मेरी इज्जत का क्या होता? क्या मुंह दिखाता मैं इसके ससुराल वालों को? वैसे भी सारा खर्चा इसके ससुराल वाले ही उठा रहे हैं शादी का। मैंने 1 रुपए भी दहेज का नहीं दिया है। ऊपर से इसके अलग ही नखरे चल रहे हैं। अगर मरना ही था तो पूरे तरीके से ही मर जाती ना। ये हमें डरा क्यों रही है? डरा कर दिखा रही है ये हमें बस। तो दिया की माँ ने भी अब अपने आंसुओं को पोंछते हुए शर्मा जी से कहा कि बस कीजिए ना दिया के पापा, आप इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हैं? कुछ तो नहीं हुआ है ना? शांत हो जाइए प्लीज़। हमारी भी तो गलती है कि हमें कम से कम एक बार दिया से पूछना तो चाहिए था ना कि वो इस शादी से खुश है या फिर नहीं, इस शादी के लिए तैयार है भी या फिर नहीं। बचपन से लेकर आज तक आपने ही तो अपने सारे डिसीजन इस लड़की पर थोपे हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे पर भी अपने ही डिसीजन थोपते हैं आप। शर्मा जी ने भी अब अपनी ही पत्नी को गुस्से से डांटते हुए चिल्लाकर कहा कि एक तो तुमसे अपनी औलाद ठीक से पाली नहीं गई और फिर ऊपर से मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पर तैयार हो तुम सबके सबका। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है आज का टाइम पे। ऊपर से मुझे ही सब लोग कह रहे हो। और फिर क्या कमी है उस लड़के में? बताओ हमें। अमीर है, इज्जतदार है और इसे हमेशा खुश रखेगा, और क्या चाहिए इसे? लेकिन ये तो हमारी बेइज्जती कराने पर ही तुली हुई है ना। तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप से बस बेड पर ही बैठी रहती है और अपने आंसुओं को बहा रही थी। और फिर तभी शर्मा जी ने भी दिया की माँ से गुस्से से कहा कि समझा लो अपनी बेटी को, नहीं तो इसे जिंदा ही मार दूंगा मैं। अगर मरना है तो शादी के बाद मर जाएगी, लेकिन शादी तो इसे करनी ही पड़ेगी। अगर इसने शादी से पहले कुछ भी उल्टा सीधा काम किया ना, अगर इसने कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाया ना, तो सच कहता हूँ अपने ही हाथों से इसका गला दबा दूंगा और इसे मार डालूंगा। इतना कहकर शर्मा जी कमरे से गुस्से से चले गए और फिर दिया जो फूट फूट कर रोने लगती है। दिया की माँ ने भी दिया को समझाते हुए प्यार से कहा कि दिया, ये क्या बचपना है तुम्हारा? क्यों कर रही थी तुम ऐसा? बताओ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी पसंद से ये शादी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ तक आने के बाद तुम अपनी जान दे दोगी, तुम हम सबको ऐसे फंसा दोगी क्या? अरे कम से कम एक बार तो इस लड़के के बारे में सोचो तुम, जो तुमसे शादी करने के सपने सजाए बैठा है, जो तुमसे शायद मन ही मन प्यार करने लगा है। ऐसा भी नहीं है कि ये अरेंज मैरिज सिर्फ तुम्हारी है, उस लड़के की भी तो ये अरेंज मैरिज है ना। वो भी तो इस शादी में खुशी खुशी शामिल हो रहा है। उसे कितनी ज़्यादा खुशी है इस शादी से। ये कहते हुए दिया की माँ ने दिया को अपने सीने से लगा लिया और फिर दिया का रोना और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। दिया के भाई ने दिया के हाथ को पकड़कर हल्का सा रब करते हुए प्यार से कहा कि दिया, तू तो जानती ही है ना पापा को, वो कैसे हैं? वो कभी भी लव मैरिज के लिए तैयार नहीं होते हैं। भूल गई क्या? जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उनको बताया था तो पापा ने मुझे कितना ज़्यादा मारा था। दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो हमेशा उस लड़के के साथ खुश रहेगी। दिया ने सुसाइड बस इसीलिए किया था क्योंकि दक्ष ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था और दिया कुछ भी करके बस दक्ष से ही शादी करना चाहती थी। दक्ष ने बल्कि उसे समझा बुझा कर वहाँ से भेज दिया था। दिया इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर उसने बिना सोचे समझे ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन अब दिया को न चाहते हुए भी मंडप में जाना ही पड़ता। दिया के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसकी फैमिली की इज्जत के अलावा अब दक्ष का प्यार भी उसके साथ नहीं था। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। दिया जो दक्ष के गले लगकर और भी ज़्यादा रो रही थी और फिर तब दक्ष को भी इस वक्त अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। उसे लग रहा था कि शायद उस वक्त अगर वो दिया को सारा सच बता देता तो शायद दिया इतना बड़ा फैसला नहीं लेती अपनी ज़िंदगी के साथ। दक्ष ने दिया को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर उठकर दिया के सामने आकर बैठ गया और फिर दिया तो अभी भी नम आंखों से बस दक्ष को ही देख रही थी। दक्ष ने दिया
दिया की कलाई पकड़ी और फिर दिया की कलाई को हल्का सा चूम कर प्यार से कहा कि सॉरी सॉरी दिया, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऐसा करने से तुम अपनी जान खतरे में भी डाल लोगी। तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार कब हो गया मुझसे? तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस रोती रहती है। दक्ष ने दिया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से कहा कि तुमने मेरे लिए सुसाइड की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती होगी और मैं तुम्हारे सामने हूँ तो अब तुम इतना ज़्यादा रो रही हो मुझसे। दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस रोती रहती है। तो दक्ष ने एक बार फिर से दिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि अच्छा प्लीज़ चुप हो जाओ ना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा दर्द पहले से ही लिए बैठी हो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ना तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, वरना कल रात तुम पर इतना ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता मैं। प्लीज़ ये अब चुप हो जाओ, कभी भी आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मान जाओ ना। तो दिया का रोना और दक्ष का उसे मनाना करीब 1 घंटे तक चलता रहता है। इधर दूसरी तरफ राजस्थान एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड होती है। उसमें एक औरत एक व्हील चेयर को ढकेलती हुए बाहर की तरफ लेकर आ जाती है। वो औरत कोई और नहीं थी बल्कि शांता थी, शांता राठौड़। और फिर जिस व्हील चेयर को वो ढकेल रही थी उस पर सोमनाथ राठौड़ बैठा हुआ था। शांता और सोमनाथ दोनों ही बूढ़े हो चुके थे। करीब 1 घंटे के बाद वो दोनों ही एक बड़े से बंगले के सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे और दोनों ही अब सामने की तरफ देख रहे थे, जो कि उनके सामने उनकी ही बेटी बैठी हुई थी जिसका नाम था अनुष्का। अनुष्का ने अपने माँ पापा को देखकर कहा कि आप दोनों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मम्मा पापा? तो शांता ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, तकलीफ तो कुछ भी नहीं हुई है बेटा, लेकिन मैं इंडिया वापस नहीं आना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, मगर तुम्हारे इतना ज़्यादा बुलाने से और तुम्हारे पापा ने इतनी ज़्यादा जिद करी तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं यहाँ पर वापस आ गई तुम्हारे पास। फिर उसने सोमनाथ की तरफ देखकर कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि आप इस दुश्मनी को हवा दें। पहले ही मैंने बहुत कुछ खो दिया है और अब मैं कुछ भी नहीं खोना चाहती हूँ, समझे? अब वैसे भी आपके ज़्यादा दिन नहीं है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए आपके लिए, इसीलिए अपने आप को शांत ही रखिएगा। कुछ भी उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका बहुत साथ दिया है और फिर मैं भी उम्मीद करती हूँ कि बदले में आप उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे आए हैं शांति से वैसे ही वापस जाएंगे। इतना कहकर शांता वहाँ से चली जाती है और शांता के जाते ही सोमनाथ ने अनुष्का की तरफ देखकर एक शातिर भरी मुस्कान के साथ कहा कि क्या चल रहा है प्रताप हाउस में? अनुष्का बोलती है कि पापा माँ की बात मान लीजिए आप, माँ जो भी कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें अब कुछ उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। सोमनाथ बोलता है कि अच्छा, अपना बदला भूल सकती हो तुम, लेकिन मैं नहीं भूल सकता हूँ। तुम्हारे पति को शादी वाले दिन रुद्र ने ही मारा था तुम्हारी आंखों के सामने। तुम्हें तो गुस्से में प्रताप हाउस को बर्बाद कर देना चाहिए था। मुझे लगा था कि मैंने एक शेरनी पैदा की है जो पूरे दुनिया को, पूरे राजस्थान को आग लगा देगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी शेरनी चूहिया भी बन जाएगी। इतना कहकर सोमनाथ ने व्हील चेयर को घुमा लिया और फिर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। सोमनाथ बस अनुष्का को भड़काना चाहता था और फिर शायद इसीलिए वो यहाँ पर आया था। अनुष्का भी लगभग अब भड़क चुकी थी। उसने पापा के जाते ही अनुष्का ने भी जो पानी का गिलास पकड़ा हुआ था उसे जोर से जमीन पर फेंक कर मारा और फिर गुस्से में बोलती है कि सही कहा पापा आपने, मैं प्रताप खानदान को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं कैसे भूल सकती हूँ, उसी की वजह से मैंने अपने विराट को खो दिया। मैं बिना शादी के ही विधवा हो गई। सोमनाथ अब अपने कमरे में पहुंचा तो शांता विंडो के पास में ही खड़ी हुई थी। उसने बिना पलटे ही गुस्से से कहा कि ये सब करने से क्या होगा? यही सब करने के लिए आप वापस आए हैं ना? तुम्हारी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी जी रही है, लेकिन तुमसे तो उसकी खुशी भी देखी नहीं जा रही है और फिर से तुम उसे भड़का रहे हो। और तभी सोमनाथ गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि जब तक मैं प्रताप खानदान को बर्बाद होता हुआ नहीं देख लूँगा ना, तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा। मुझे कोई भी सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उन्हें बर्बाद होते हुए नहीं देखूँगा। मुझे तो मौत भी नहीं आएगी। अगर मुझे मौत आनी होती ना तो कब का आ जाती, लेकिन मैं जिंदा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर अभी एक तड़प है, एक बदला है जो मुझे प्रताप खानदान से लेना है। रुद्र नील को मरते हुए देखना चाहता हूँ। जब तक मैं उन दोनों को भाइयों को मरते हुए नहीं देख लेता हूँ ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा शांता। तो शांता भी पलटकर गुस्से में सोमनाथ को देखने लगती है। तो सोमनाथ ने भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ शांता की तरफ देखा और फिर प्यार से कहा कि शांता, मैं बर्बाद हो चुका हूँ पूरी तरह से। मेरी बेटी भी बर्बाद हो गई है। अब जब तक हम बाप बेटी मिलकर प्रताप खानदान की खुशियों को नहीं छीन लेते हैं, उनको बर्बाद नहीं कर लेते हैं ना, हमें भी चैन नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ दक्ष और दिया का रिसेप्शन आज ही था। दक्ष अभी कब से तैयार होकर हॉल में दिया का इंतजार कर रहा था और बाकी सब भी वेन्यू पर पहुंच चुके थे। दक्ष अभी पिछले आधे घंटे से हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था कि कब दिया तैयार होकर नीचे आएगी, मगर बेचारे का आज तो पूरा
दिन ही दिया को चुप कराने में ही चला गया था। पूरा दिन ही खराब हो चुका था। तो दक्ष अभी कमरे के गेट के पास आकर गेट को धीरे से खटखटाता हुआ बोलता है कि दिया, यार तुम तैयार हो गई या फिर नहीं? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। दिया, सब कोई आ चुका है। दिया ने भी धीरे से कहा कि हाँ हाँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। तो दक्ष अभी घड़ी में टाइम देखकर इधर उधर चक्कर फिर से लगाने लगता है। दक्ष ने थोड़ी देर के बाद फिर से गेट को खटखटाते हुए कहा कि यार दिया, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं भी आ जाऊंगा। इतना भी ज़्यादा लेट क्यों कर रही हो तुम? बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ ना। बंदरों की टुकड़ी के भी फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। तो दिया भी फिर से बोलती है कि हाँ हाँ दक्ष, बस 2 मिनट और, अभी आ रही हूँ। तो दक्ष अभी भी गेट के पास में ही खड़ा रहता है और फिर 20 मिनट के बाद दक्ष से भी रहा नहीं गया और वो भी जल्दी से गेट को खोलकर अंदर ही चला जाता है। और जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। दिया ने पीच कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती आज कोई भी देख लेता तो शायद दिया की खूबसूरती का दीवाना ही हो जाता। लेकिन दिया जो अपने बालों में फंसे हुए दुपट्टे को छुड़ाने का स्ट्रगल कर रही थी, जो बहुत ही बुरी तरह से उसके बालों में उलझा हुआ था। दक्ष पहले तो दिया को हैरानी से निहारता रहती है। उसकी आंखें तो लगभग बाहर ही आ गई थी। दिया सच में एकदम परी जैसी लग रही थी। दक्ष फिर से धीरे धीरे आगे आया और फिर उसने दिया का दुपट्टा सुलझाते हुए कहा कि तुम ना मुझे बता सकती थी ना कि तुम ये स्ट्रगल यहाँ पर कर रही हो। मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इतनी बेसब्री से वेट कर रहा था। पता भी है कितनी बार पापा का कॉल आ चुका है, बंदरों की टुकड़ी का आ चुका है। तो दिया धीरे से बोलती है कि अब मुझे क्या लगा था, मैंने सोचा था कि मैं सुलझा लूंगी, लेकिन अब सुलझ ही नहीं रहा है और फिर और भी ज़्यादा उलझ गया है। अब मैं क्या करूँ दक्ष? तो दक्ष ने भी दिया का दुपट्टा उसके सिर से थोड़ा सा हटाते हुए प्यार से कहा कि बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। लेकिन तुम्हें पता है दिया, अगर 2 लोग दिल से कोशिश करें ना तो हर चीज़ सुलझ जाती है, बिल्कुल हमारे दुपट्टे जैसे। जैसे ये दुपट्टा भी है जो आराम से सुलझ गया मेरे आने से। तो दिया भी दक्ष को ही प्यार से देख रही थी। पिछले 2 दिन से दक्ष और दिया के बीच में प्यार का 1 मिनट भी नहीं बीता था। दोनों ही आपस में गुस्सा थे और लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो जहाँ दक्ष को थोड़ा बहुत गिल्ट भी फील हो रहा था, तो वहीं दिया दक्ष को अपनाने में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, जबकि कहीं ना कहीं वो खुश तो बहुत थी। दिया को भी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि फाइनली जिसके लिए उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, जिसके लिए वो इतना ज़्यादा प्यार से तड़प रही थी, वो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में आ गया है और वो दोनों ही हमेशा के लिए एक बंधन में भी बंध चुके हैं। दक्ष ने दिया का दुपट्टा ठीक करते हुए प्यार से कहा कि देखो दिया, अब इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हमें हमेशा साथ में ही रहना है और दोनों को ही खुशी खुशी रहना है। तो फिर ऐसे मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई भी जल्दी नहीं है। जब भी तुम्हारा मन होना तब इस रिश्ते को आगे के लिए डायरेक्शन दे देना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी नाराजगी से, लेकिन फिलहाल अभी के लिए यहाँ से चलो, वरना पापा मुझे मार मार कर मुर्गा बना देंगे, बहुत ज़्यादा पीटेंगे। ये सुनते ही दिया के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो दक्ष ने भी अब हल्का सा मुस्कुरा कर दिया की तरफ देखते हुए कहा कि दिया, बस ऐसे ही खुश रहा करो, तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। पहले 2 दिन से अब जाकर मैंने तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट देखी है और ये मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे। अगले ही पल दिया की आंखें फिर से नम हो गई और फिर दक्ष ने फिर से हैरानी से पूछा कि दिया, अब क्या हुआ, अब क्यों रोने लगी? तो दिया ने सिर झुकाकर कहा कि पापा मान तो जाएंगे ना दक्ष, मुझे माफ़ तो कर देंगे ना, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं रहेंगे ना? तो दक्ष ने दिया की आंखों से गिरे हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए प्यार से कहा कि हाँ हाँ दिया, मान जाएंगे, इतना भी परेशान मत हो, बिल्कुल मान जाएंगे वो, बस तुम थोड़ा सा उदास मत रहा करो। तुम्हारी फैमिली भी आ रही है ना, वो बहुत खुश होगी तुम्हें देखकर, तुम्हें ऐसे देखेगी तो पता नहीं क्या क्या सोच लेगी वो। समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो दिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दक्ष दिया को लेकर अपने घर के गार्डन में आ जाता है। दक्ष ने गाड़ी का गेट खोला और फिर दिया को जैसे ही बैठाने के लिए कहा तो उसकी नज़र गाड़ी के टायर पर जाती है, जिसमें अभी हवा ही नहीं थी, पूरी तरह से टायर पंचर हो चुका था। दक्ष ने भी गुस्से में अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली, जिसकी वजह से चटाक से आवाज़ आती है। वो अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए गुस्से से बोलता है कि यार, इसे भी आज ही पंचर होना था। दिया एकदम से डर जाती है। तो दक्ष ने हंसकर कहा कि बैठने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, गाड़ी पंचर है, आओ अब दूसरा रास्ता निकालते हैं। तो दिया धीरे से बोलती है कि फिर हम कैसे जाएंगे दक्ष? तो दक्ष ने कहा कि बाइक पर चलोगी क्या? तो दिया बोलती है कि हाँ, लेकिन हाँ, मेरी ड्रेस वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो दक्ष ने कहा कि कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाना, मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, ओके? देखो अभी जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करके हमें जाना तो ही पड़ेगा, वरना कभी तुम्हें अपने ही रिसेप्शन पर बाइक पर लेकर नहीं जाता। सॉरी दिया, माफ़ कर दो। तो दिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर दक्ष अपनी बाइक लेकर वहाँ पर आ जाता है। दक्ष ने दिया को बाइक पर बैठने का इशारा किया। दिया के चेहरे पर भी हल्की सी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो भी अपने लहंगों को संभालती हुई
हुई दक्ष की बाइक पर बैठ गई थी। जैसे तैसे उसने दक्ष को पकड़ा और फिर उसकी गाड़ी पर बैठ जाती है। अगले ही पल दक्ष की बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वो दोनों ही अब बाइक पर बैठकर अपने रिसेप्शन के लिए निकल चुके थे। दक्ष बहुत ही ज्यादा खुश था कि फाइनली उसके और दिया के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। तो वहीं दिया ने भी अब अपनी बाहें दक्ष की कमर पर लपेटी हुई थी और फिर अपना सिर दक्ष की कमर पर रखकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। आज दिया को भी सच में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था, जैसे उसको बरसों बाद कोई खुशी मिली हो। थोड़ी देर में ही दक्ष ने अपनी बाइक वेन्यू के बाहर आकर रोकी। वेन्यू के बाहर बंदरों की टुकड़ी खड़ी हुई थी और फिर दक्ष और दिया को देखकर एक साथ खुशी से चिल्लाती है कि ये हुई ना ग्रैंड एंट्री, आ गए हमारे दूल्हा और दुल्हन। तो दक्ष के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी बंदरों की टुकड़ी को देखकर और फिर उसने हंसकर कहा कि सालो घर जाकर पिटोगे तो नहीं ना। तो संकल्प ने भी खुश होकर दक्ष की तरफ देखा और फिर कहा कि अरे नहीं यार, बड़े पापा है ना, वो हमें बचा लेंगे और फिर वैसे भी अगर तेरी दोस्ती में पीटना होगा ना तो पीट भी लेंगे यार। लेकिन कुछ भी कहो, आज तेरी और दिया की शादी हम लोगों ने मिलकर करवा ही थी। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली अब तू किसी का हस्बैंड बन चुका है। तेरी और दिया की शादी हो गई है और फिर सच कहूँ तो उसका सारा क्रेडिट जाता है निव्यांश और रोहान भाई को। तो दिया भी अब तक बाइक से उतर चुकी थी और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वो भी अब सबको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। बंदरों की टुकड़ी भी अब रिस्पेक्ट के साथ दक्ष और दिया को लेकर हॉल के अंदर आ जाती है। हॉल के अंदर आते ही वृंदा आगे आती है और फिर थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों को बोलती है कि अब टाइम मिला है तुम दोनों को आने का, जब आधे से ज्यादा मेहमान जाने की बातें करने लगे। कहाँ थे तुम दोनों, इतनी देर कहाँ पर लगा दी? बोलो, कोई भी टाइम की वैल्यू है भी या फिर नहीं तुम दोनों के पास? दक्ष को तो अब अपनी माँ का नेचर पहले से ही पता था कि दिया उसे वृंदा से थोड़ा सा और भी ज्यादा डर लगता था कि दिया कुछ भी नहीं बोलेगी, चुपचाप से बस सिर झुकाकर खड़ी रहती है। और फिर तभी दक्ष ने हल्के से गुस्से में कहा कि माँ यार प्लीज टीवी वाली माँ मत बना करो आप, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी टीवी वाली माँ बन जाती हो जब आपने तो मेरी मासूम सी प्यारी सी बीवी को पहले ही डरा दिया। तो दक्ष की बात सुनकर तो वृंदा की आंखें हैरानी से फैल गई थी और फिर उसने दिया की तरफ देखा जो सच में अभी अपनी गर्दन झुकाकर खड़ी हुई थी और हल्की हल्की सी नम आंखें हो चुकी थी। तो वृंदा ने भी दिया के चेहरे पर प्यार से अपना हाथ लगाकर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर दिया की आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तो वृंदा ने भी अब दिया की तरफ देखा और फिर हंसकर कहा कि ओ अभी तो तुम्हारी बीवी इतना भी डर रही है कि देख लेना आगे जाकर तुम्हें डराएगी ये, समझे तुम। खैर छोड़ो, अपनी बीवी को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, इतना भी डरना नहीं चाहिए आज के टाइम पर। अब चलो, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे, दोनों के दोनों जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। इतना कहकर वृंदा दिया और दक्ष को लेकर सीधा पार्टी के अंदर आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ निर्भय निशी को पूरी पार्टी में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे निशी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। निर्भय को बहुत ही ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। निर्भय को अचानक से याद आया कि निशी अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी में तो आई थी, लेकिन फिर अचानक से कहां पर चली गई, क्योंकि पूरी पार्टी में अब निर्भय निशी को ही ढूंढ रहा था बहुत देर से। तभी उसे एकदम से एहसास हुआ कि शायद वो राहुल के साथ ही होगी, क्या पता वो राहुल के साथ कहीं बाहर चली गई हो। तो निर्भय ने भी निशी को ख्याल झटक दिया और फिर बंदरों की टुकड़ी के साथ पार्टी में डांस करने लगा। थोड़ी देर के बाद निर्भय का फोन वाइब्रेट होता है। वो अपना फोन चेक करने के लिए वेन्यू से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने अपना फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करने के बाद जैसे ही वो पलटकर वहां से जाने लगा, उसके कदम अपने आप ही एकदम से रुक जाते हैं। निर्भय भी वापस से पलटा और फिर उसने पार्किंग एरिया के पास देखा तो वहां पर निशी और राहुल दोनों ही खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। निशी थोड़ा सा घबरा रही थी। निर्भय ने जब निशी को राहुल के साथ देखा तो निर्भय के सीने में आग लग गई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया निशी के ऊपर। हालांकि निर्भय को संकल्प ने बहुत ज्यादा समझाया था और फिर निर्भय काफी हद तक संकल्प की बातों को समझ भी गया था। उसके बाद भी निर्भय ने जब निशी और राहुल को एक साथ में बातें करते हुए देखा तो उसे अब राहुल पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर राहुल का सिर फोड़ दे। इधर दूसरी तरफ पार्टी में शिखा ने भी शोभित से कहा कि शोभित, निशा कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही। शोभित जो कि अभी वानर सेना के पास में ही खड़ा हुआ था, उसने धीरे से कहा कि यहीं कहीं होगी पार्टी में, और कहाँ जाएगी। तो शिखा धीरे से बोलती है कि नहीं शोभित, वो यहाँ पर नहीं है, वो मैंने अरमान और रोहान से भी पूछ लिया है, उन दोनों को भी नहीं पता है कि निशा कहाँ पर है। मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो शोभित ने भी फिर से शिखा की तरफ देखा और बोला कि शिखा वॉशरूम गई होगी और कहाँ खाना खा रही होगी, इतनी बड़ी पार्टी है, होगी यहीं कहीं पर, जाएगी कहाँ पर, तुम यहीं पर ढूंढो उसे, तुम ज्यादा परेशान मत हुआ करो, आ जाएगी। ओके। तो शिखा अभी निशी के लिए बहुत ज्यादा परेशान तो हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने शोभित की बात मान ली थी कि शायद हो सकता है कि निशी वॉशरूम में गई हो या फिर इधर उधर किसी से बातें कर रही हो, क्या पता
वो उसकी कोई फ्रेंड मिल गई हो, उसी से बातें कर रही होगी इतनी बड़ी पार्टी में कहीं पर। तो शिखा ने भी सोचा कि वो निशी को कुछ देर और इंतजार करेगी और फिर पता लगाएगी। फिर वो भी अब अवनी और किट्टू से आकर बातें करने लगती है। पार्टी में सब दक्ष और दिया को मुबारकबाद देते हुए उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। आज पार्टी में सब कोई बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों ही बुरी तरीके से थोड़ा सा बोर हो चुके थे। दिया का भी मन वहां पर नहीं लग रहा था, तो वहीं दिया की नजर तो अब तक अपनी ही फैमिली को ढूंढ रही थी, क्योंकि अभी तक दिया की फैमिली में से कोई भी नहीं आया था। दिया ने फिर से धीरे से दक्ष के कान में कहा कि दक्ष, मेरी फैमिली नहीं आई है क्या? तो दक्ष बोलता है कि फिक्र मत करो, आ जाएगी तुम्हारी फैमिली पे, इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? तो दिया तो पहले दिन से ही अब इतने सारे मेहमान से मिलकर और भी ज्यादा बोर हो रही थी, और फिर ऊपर से उसकी फैमिली भी वहां पर नहीं आई थी, इसीलिए दिया का मूड और भी ज्यादा खराब होने लगा था। उसे वहां पर कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो दक्ष ने भी दिया के गाल पर आए हुए बालों को झटकते हुए हटाते हुए कहा कि अरे, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारी फैमिली आ जाएगी, प्लीज, माँ पापा ने उन्हें बुलाया है, वो जरूर आएंगे। इनफैक्ट घर जाकर न्योता देकर आए हैं माँ पापा, तब तो उन्हें आना ही होगा। ना चाहते हुए भी अब दिया की आंखें भर आई थी। उसे लगा था कि शायद उसकी फैमिली में कोई भी उसे रिसेप्शन पार्टी में मुबारकबाद देने नहीं आएगा, सब उससे अभी भी नाराज आएंगे, क्योंकि उस वक्त शर्मा जी ने रुद्र के दबाव में आकर विदाई तो कर दी थी खुशी खुशी। तो दक्ष ने भी दिया के आंसू को पोंछा और फिर तभी दिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तो दक्ष ने अभी दिया की नजरों को फॉलो किया तो दिया की पूरी फैमिली अभी पार्टी में आ गई थी। सब मुस्कुराते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ अंदर आ रहे थे। तो दक्ष ने भी एक गहरी सांस लेकर खुद से मन बढ़ाते हुए कहा कि थैंक गॉड ससुर जी आ गए, वरना तो तुम रो रो कर सैलाब ले आती यहाँ पर। पता नहीं कैसे इस पार्टी को एंजॉय कर भी पाता मैं या फिर नहीं। तो दक्ष की बात सुनकर दिया के चेहरे पर अब और भी बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी, और फिर तभी दिया की फैमिली सारे गिले शिकवे भूल कर दिया और दक्ष को आशीर्वाद देने के लिए उनके पास आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ निर्भय न चाहते हुए भी निशी और राहुल को ही देखे जा रहा था। उसे न जाने क्यों इतना ज्यादा जेलस फील हो रहा था कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। दोनों ही हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे, और फिर तभी निशी राहुल की बाइक के पीछे बैठ गई, और ये देखकर निर्भय की आंखें तो हैरानी से फैल गई थी। उसे तो अब अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा था। वो अपने मन ही मन राहुल को गालियां देने लगता है। तो निर्भय मन ही मन खुद से बोलता है कि ये लड़की क्या पागल है क्या, अपनी पूरी फैमिली को पार्टी में छोड़कर उस लड़के के साथ पता नहीं कहां पर जा रही है। इसे ना बिल्कुल भी फिक्र नहीं है अपनी फैमिली की, और ये लड़का ये तो बिल्कुल पागल है, निशी से भी ज्यादा पागल लगता है मुझे, एकदम से बेवकूफ है जो निशी की मासूमियत का फायदा उठा रहा है। ये ना बहुत ज्यादा बदतमीज लगता है मुझे। देखते ही देखते राहुल निशी को लेकर वहां से चला गया था, और फिर निर्भय जो उन दोनों को जाता हुआ ही देख रहा था। अचानक ही निर्भय ने अपने होश में आया, और फिर निर्भय ने भी दक्ष की बाइक ली और फिर राहुल और निशी के पीछे चला जाता है। इधर दूसरी तरफ पार्टी में दिया अब बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसकी फैमिली वहां पर आ गई थी। फाइनली उसकी फैमिली ने उसकी और दक्ष की शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर बहुत ही प्यार के साथ उन दोनों आशीर्वाद भी दे दिया था। दिया और दक्ष पार्टी में डांस कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी, और उनके आसपास बंदरों की टुकड़ी भी डांस कर रही थी। बंदरों की टुकड़ी का भी आज नाच नाच कर बुरा हाल हो चुका था। अरमान अंशिका के साथ मिलकर डांस कर रहा था, रोहान रूही के साथ डांस कर रहा था, निव्यांश नियति के साथ कर रहा था, धैर्य धानी के साथ डांस कर रहा था। सब अपने अपने पार्टनर के साथ कपल डांस कर रहे थे। बचा था बस संकल्प। वो तो बेचारा बस इधर उधर मासूम सी शक्ल बनाकर निर्भय को ढूंढ रहा था ताकि वो भी उसके साथ मिलकर डांस कर ले, लेकिन उसे निर्भय कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए वो भी पैर पटक कर सीधा शिखा के पास गया, और फिर उसने शिखा को डांस के लिए प्रपोज किया। तो शिखा ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ संकल्प के हाथ में रख दिया, और फिर वहां से जाने लगी। तो फिर वो दोनों भी आकर सबके साथ डांस करने लगते हैं, और फिर दिशा उन सबको डांस करता हुआ देख रही थी। उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसने भी शुभ से धीरे से कहा कि शुभ चलो ना हम भी मिलकर डांस करते हैं, मेरा भी मन कर रहा है डांस करने का, बच्चे डांस कर रहे हैं हम भी चलते हैं। तो शुभ अभी थोड़ा सा मुंह बनाता हुआ बोलता है कि नहीं दिशा, मैं नहीं जा रहा हूँ उन बंदरों की टुकड़ी के साथ डांस करते। और फिर तभी शोभित वहां पर आता है। तो शोभित ने भी दिशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो शुभ ने भी घूर कर शोभित को देखा, और फिर शोभित बोलता है कि बस डांस करने के लिए ही पहुंच रहा हूँ, वरना जितना प्यार मैं अपनी शिखा से करता हूँ ना, तू भी अपनी दिशा से नहीं करता होगा, समझा तू? अब ऐसे घूर घूर कर मत देख मुझे, चल अपना मुंह उधर घुमा, मुझे दिशा के साथ डांस करने हैं। तो शुभ ने भी अब शोभित के हाथ को देखा जो अभी भी दिशा की तरफ ही बढ़ा हुआ था। तो शुभ ने भी शोभित के हाथ पर अपना हाथ रखकर प्यार से कहा कि शोभित, एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम्हारे पापा जो मेरी माँ के पीछे पड़े थे और तुम हो जो मेरी बीवी के पीछे पड़े हो, ऐसा कैसे
हो सकता है यार? और फिर तुम्हारा वो नालायक बेटा जो हमारी अंशिका के पीछे पड़ा है, मतलब सब हमारे ही खानदान में आकर कसम खा ली है क्या कि तुम सब बस हमारे ही खानदान की लड़कियों को पटाओगे, हमारे ही खानदान की एक लड़की को अपने साथ लेकर ही जाओगे? ऐसा क्यों यार? तो शुभ की बात सुनकर शोभित ने भी हंसते हुए कहा कि यार मैं तो भूल ही गया था कि हमारे खानदान की परंपरा मेरा बेटा भी निभा रहा है। जो मेरे पापा ने किया था वो मैंने किया, और जो मैंने किया था वो मेरा बेटा कर रहा है। इतना कैसे यार, इतना सेम सेम कैसे हो सकता है? इतना कहकर शोभित ने अंशिका और अरमान की तरफ इशारा कर दिया और फिर शुभ का मूड तो और भी ज़्यादा खराब हो गया था कि जब उसने अंशिका और अरमान को साथ में मिलकर डांस करते हुए देखा, उसके चेहरे पर हल्का हल्का सा गुस्सा आ गया था। अभी शोभित ने फिर से शुभ के हाथों को झटकते हुए कहा कि चलो ना दिशा, साथ में मिलकर डांस करते हैं। ये तुम्हारा बोरिंग पति ना कुछ भी नहीं मानता है तुम्हारी बात। तो दिशा ने भी अब शुभ को थोड़ा सा जलाने के लिए शोभित के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर शोभित जो दिशा को लेकर सीधा डांस फ्लोर पर आ जाता है और फिर दोनों ही बहुत ही डिसेंट तरीके से मिलकर डांस करने लगते हैं। फिर अचानक ही शोभित ने दिशा की तरफ देखते हुए पूछा कि दिशा, तुम खुश तो हो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो दिशा ने भी मुस्कुराकर शोभित की तरफ देखकर कहा कि हाँ हाँ शोभित, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तुम बताओ, शिखा से कोई शिकायत तो नहीं है तुम्हें? तो शोभित ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि तुम तो जानती ही हो ना, जब से शिखा मेरी जिंदगी में आई है मैं तुम्हें भूल गया हूँ, मैं सारी बुरी आदतों को भूल गया हूँ, इनफैक्ट पूरी तरह से बदल चुका हूँ। शिखा के अलावा अब तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, मुझे बस हर वक्त अपनी शिखा चाहिए होती है। अब शिखा ने मेरी लाइफ में ऐसी जगह बना दी है कि मेरी ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं उसके सिवा। शिखा ने तब मेरा इंतज़ार किया था, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी लेकिन फिर भी वो मेरा इंतज़ार करती रही, मेरे पापा का ध्यान रखती रही, मेरे बच्चों की नफरत को भी सहती रही, मेरी माँ को टॉर्चर सहती रही, उसने बहुत दुख झेले हैं मेरे बिना। मुझे तो यकीन नहीं आता है कि इतनी अच्छी लड़की मुझे कहाँ पर मिलती। तुमसे अगर शादी कर लेता ना तो सच कहता हूँ कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं रहता। अच्छा ही हुआ कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करी, वरना मुझे शिखा कभी भी नहीं मिलती और मैं शिखा जैसी ही लड़की को अपनी ज़िंदगी में चाहता था और वो फाइनली मुझे मिल गई। इतना कहकर शोभित ने दिशा को थोड़ा सा घुमाया और फिर तभी पार्टनर चेंज हुआ और फिर शोभित के पास शिखा आ जाती है और दिशा संकल्प के पास चली जाती है। तो दिशा भी जैसे ही संकल्प के पास गई और संकल्प ने मुस्कुराकर अपनी माँ को देखा और फिर तभी दिशा ने एक चांटा संकल्प की गाल पर मारकर कहा कि कुत्ते, सबकी शादी हो रही है और एक यहाँ पर तू है जो अभी भी ऐसे ही कुंवारा बैठा है, अभी तक ऐसे ही घूम रहा है पागलों की तरह। सबके पास एक एक लड़की है, सब अपने अपने पार्टनर के साथ आराम से डांस कर रहे हैं और एक तू है जो कोई भी लड़की पटा नहीं पा रहा है। एक लड़की भी तुझसे नहीं पट पा रही है क्या? कम से कम अपने पापा से कुछ तो सीख ले। तो संकल्प अभी थोड़ा सा रोते हुए बोलता है, अरे माँ ये क्या बात हुई आपकी? ये कोई मारने की जगह है क्या? आपने तो मुझे यहाँ पर भी आकर मार दिया। माँ ये डांस करने की जगह है, मारने की जगह नहीं होती है। जाइए, मुझे आपके साथ कोई डांस नहीं करना है, मैं तो अपनी बड़ी माँ के साथ जाकर डांस कर लूँगा, आप तो मुझे आपके साथ कोई डांस नहीं करना है। इतना कहकर संकल्प तुनक कर वहाँ से चला जाता है और फिर सीधा अवनी के पास गया और फिर रोती हुई आवाज़ में अपना हाथ अवनी की तरफ बढ़ाता हुआ बोलता है कि बड़ी माँ क्या आप मेरे साथ डांस करोगी क्या? क्योंकि मेरी माँ तो मुझे हर जगह मारती रहती है, क्या पता डांस करते करते मेरा कचुम्बड़ ही निकाल दे। तो अवनी ने भी अपना हाथ संकल्प के हाथ पर रख दी। उससे पहले ही अवनी का हाथ नील ने थामते हुए कहा कि तू जाकर किसी और को देख, समझा? मेरी चोरनी मेरे साथ डांस करेगी, तेरे साथ कोई भी डांस नहीं करने वाली, जा तू जाकर अपना कोई और पार्टनर ढूंढ ले। तो नील तो अब अपनी अवनी को लेकर वहां से चला गया था और फिर संकल्प जो चुपचाप से खड़ा रहता है और फिर अचानक ही संकल्प खुद से बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि यार ये साला कुत्ता निर्भय कहाँ पर चला गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से ही मुझे चांटे पड़ रहे हैं, इसी के साथ डांस कर लेता मैं। इधर दूसरी तरफ राहुल ने बाइक एक 5 स्टार होटल के बाहर आकर रोकी थी। तो राहुल और निशी अभी बाइक से उतरे और फिर निशी ने एक पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। निशी के लंबे लंबे खुले से बाल, गहरी गहरी काजल की आंखें, लाल कलर की लिपस्टिक उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत कर रही थी और शायद राहुल निशी को यही खूबसूरती अट्रैक्ट करती थी। तो राहुल ने अभी निशी का हाथ पकड़ा और फिर 5 स्टार होटल के अंदर लेकर आ जाता है और ये सारा नज़ारा निर्भय दूर से ही देख रहा था। पता नहीं क्यों निर्भय को ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल निशी के साथ कुछ गलत कर
कर देगा, उसके साथ वो यहाँ पर कुछ गलत करने के लिए उसे लेकर आया है और फिर इसी का फायदा वो आगे चलकर उठाना चाहता है। निर्भय भी अब बाइक को साइड में लगाकर 5 स्टार होटल के अंदर चला जाता है। निर्भय जैसे ही उस 5 स्टार होटल के अंदर सिटिंग एरिया में पहुंचा तो उसे निशी कोने में सोफे पर बैठी हुई दिखाई देती है। निर्भय की आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि वहां पर राहुल नहीं था, वो सिर्फ अकेली सोफे पर बैठी हुई थी। पहले तो निर्भय निशी के पास जाने लगता है, लेकिन कुछ सोचकर वो एकदम से रुक गया। निर्भय एक विस्की उठाता है और फिर निशी के पास वाले सोफे पर जाकर मुंह घुमाकर बैठ जाता है। निशी का अपना पूरा ध्यान अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था। उसने महसूस भी नहीं किया कि निर्भय उसके पास में ही बैठा हुआ है। आधा घंटा इसी तरह से बीत गया था, लेकिन राहुल अभी तक वहां पर नहीं आया था और निशी जो अपने मोबाइल में ही काफी ज्यादा बिजी हो गई थी, उसे तो टाइम का भी नहीं पता था और उसे ये भी नहीं अंदाजा हुआ कि राहुल अभी तक उसके पास नहीं आया है। निर्भय भी उठकर अब इधर उधर चक्कर लगाने लगा था। बस वो ये देखना चाहता था कि राहुल निशी को लेकर यहाँ पर क्यों आया है, आखिर क्या बात है और इतनी देर से राहुल कहाँ पर है निशी को अकेला छोड़कर। अचानक ही निशी का फोन वाइब्रेट होता है तो निशी ने अपना फोन पिक करते हुए गुस्से में कहा कि राहुल, तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? मुझे यहाँ पर कब से बैठा कर चले गए हो? कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैं कब से यहाँ पर मैसेज सेंड कर रही हूँ तुम्हें, और तुम हो कि रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। अभी के अभी यहाँ पर आओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। सामने से राहुल की भी आवाज आती है कि निशी, तुम अभी के अभी घर चली जाओ, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा, अभी के लिए मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ प्लीज। और ये सुनते ही निशी की आंखें एकदम से गीली हो गई थी और वो थोड़ा सा हैरान भी हो गई थी। निशी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी निशी भी गुस्से से चिढ़ते हुए गुस्सा करते हुए बोलती है कि राहुल, तुम बहुत ज्यादा पागल हो, बहुत ज्यादा बदतमीज हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? पहले तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए और फिर मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले गए। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गई थी और अब तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो ना? तो राहुल, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मुझे ये बिहेवियर तुम्हारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे तुम? अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी, क्या बताऊंगी सबको जब कोई मुझसे कोई भी सवाल पूछेगा? तभी राहुल ने कहा कि निशी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि तुम घर चली जाओ, पार्टी अभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारे माँ पापा पूछेंगे तो कह देना कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बिजी हो गई थी। तुम आजकल एक जमाने की लड़की हो, कोई भी बहाना बना देना, तुम्हारे माँ पापा तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे, इतना भी सवाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कल तुम्हें खुद ही लेने के लिए आ जाऊंगा, बाकी की बातें हम कल करेंगे, ओके? इतना कहकर राहुल ने जल्दी से फोन को कट कर दिया और फिर निशा हैरानी से अपने फोन को देखने लगती है और उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर तभी निशा के सामने निर्भय आकर बैठ जाता है। निशा का ध्यान अब निर्भय पर नहीं था, वो तो बस अपनी गीली आंखों को अपने फोन में निहार रही थी और कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रही थी। तभी निर्भय बोलता है कि अगर रोना हो गया हो तुम्हारा तो घर चले क्या? तो निशा ने भी अब अपनी आंख उठाकर निर्भय की तरफ देखा तो उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। निशा कुछ बोलती उससे पहले ही निर्भय ने निशी के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि शांत, बस शांत हो जाओ तुम और चुपचाप से घर चलो, चुप हो जाओ, यहाँ पर कुछ भी तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर राहुल के साथ पर आई थी, मुझे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है तुम्हारी, और अब राहुल तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला गया है, इसी के लिए तुम यहाँ पर शौक मना रही हो बैठ के, है ना? तो अब तुम्हारा शौक मन गया हो तो चलो अब यहाँ से। लेकिन यकीन नहीं आता है कि तुम्हारी जैसी समझदार लड़की इतनी भी बेवकूफ़ वाला काम कैसे कर सकती है, इतना बेवकूफ़ी कैसे दिखा सकती हो तुम? अपनी फैमिली को छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई, क्या सोचकर तुम यहाँ पर आ गई थी? तुम्हें राहुल पर इतना भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, इतना भरोसा क्यों करती हो तुम किसी पर? निशी अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो, वरना मम्मी पापा को सब कुछ पता चल जाएगा। मैं अपने माँ पापा को क्या मुँह दिखाऊंगी, क्या सवालों का जवाब दूंगी मैं उनका? प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो निर्भय ने भी एक गहरी सांस लेकर कहा कि हाँ, मैं तुम्हें वापस लेकर चलूंगा और अंकल आंटी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब मुझे दो पहले। क्या सोचकर तुम यहाँ पर राहुल के साथ आई थी? क्या तुम्हें एक बार भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आता है? क्या तुम एक बार भी अपने माँ पापा की इज्जत के बारे में नहीं सोचती हो? तुम इतना विश्वास कैसे कर सकती हो आज के राहुल जैसे लड़कों पर? अपने भाइयों का ख्याल नहीं आया तुम्हें? कभी सोचा भी है तुमने अगर तुम्हारे भाइयों को राहुल के बारे में पता चलेगा तो राहुल को जमीन में जिंदा ही गाड़ देंगे, उन्हें टाइम नहीं लगेगा, समझी तुम? क्या सोचकर तुम यहाँ पर आ गई थी इतनी बड़ी पार्टी में उन अपनी फैमिली को छोड़कर? ये सुनते ही निशी का रोना अब थोड़ा सा तेज हो गया था। निशी अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से बोलती है कि इसीलिए तो मैं घर में किसी को भी नहीं बताती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि राहुल को वहाँ पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना तो मेरे भाई ना तो मेरे मम्मी पापा, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं राहुल के साथ भागकर शादी कर लूंगी और इसीलिए मैं आज उसके साथ यहाँ पर आई थी। ये सुनते ही निर्भय की आंखें तो अब हैरानी से और भी ज्यादा फैल गई थी। निर्भय हैरानी
से पूछा, मतलब तुम हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ गई थी राहुल के साथ? निशा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, मुझे क्या पता था कि राहुल मेरे साथ ये सब कुछ करेगा, वो मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। निर्भय ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि तुम्हारी जितनी बेवकूफ़ लड़की तो मैंने कभी आज तक इस दुनिया में नहीं देखी है। तुम बिना सोचे समझे ही राहुल के साथ भागने के लिए तैयार हो गई और फाइनली आज तुम यहाँ से भागकर जाने वाली थी अपनी फैमिली को छोड़कर। तुमने राहुल को शोभित अंकल से क्यों नहीं मिलवाया? उसकी फैमिली क्या करती है, क्या नहीं करती है? शोभित अंकल पता कर लेते खुद ही और फिर उन्हें सब कुछ ठीक लगता तो वो खुद ही तुम्हारी शादी राहुल के साथ कर देते। इतने भी पूरी फैमिली नहीं है तुम्हारी जो तुम्हारे साथ ऐसा रूड बिहेव करती। तुम्हें इतना बेवकूफ़ी वाला कदम उठाने की ज़रूरत ही क्या थी? तुम इतना पागल कैसे हो सकती हो? निशा, मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम भी इतने बेवकूफ़ी वाले काम कर सकती हो। तो निशा रोते रोते बोलती है कि मैं जानती हूँ पापा राहुल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि राहुल अभी स्टडी कर रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द राहुल की एक अच्छी सी जॉब लग जाएगी और फिर राहुल और मैं एकदम से सेटल हो जाएंगे और साथ में हमेशा के लिए हैप्पी रहेंगे। ये बात सुनते ही निर्भय को तो लगभग अटैक ही आने वाला था। निर्भय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरमान और रोहान की बहन इतनी बेवकूफ़ भी हो सकती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। उसे तो यही लगा था कि जैसे अरमान और रोहान इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं, शातिर हैं, उनकी बहन भी उतनी ही होगी। ये लड़की तो किसी कॉलेज पढ़ने वाले लड़के के साथ ही भागने के लिए तैयार हो गई। उसे तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। निर्भय ने एक बार फिर से निशी के आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से कहा कि निशी, एक बात बताओ तो मुझे, तुम भागकर जाती कहाँ पर? राहुल के घर? तो निशी सुबकते हुए बोलती है कि नहीं, राहुल के किसी फ्रेंड के घर पर जाते हम दोनों। अब तो निर्भय को लगभग मिनी अटैक आ ही गया था। उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था अब निशी की बात सुनकर। निशी की बात सुनकर निर्भय तो अब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहान और अरमान की बहन इतनी बेवकूफ़ भी हो सकती है। फिलहाल तो निर्भय को खुद पर ही बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि उसने भी न जाने इतनी पागल लड़की से कैसे दिल लगा लिया। उसने एक बेवकूफ़ लड़की से प्यार कर लिया। तो निर्भय ने भी फिर से पूछा कि अब घर चलें या फिर अभी भी राहुल का इंतजार करोगी यहाँ पर? निशा भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से बोलती है कि नहीं, राहुल ने कहा है कि वो मुझे कल मिलने के लिए आएगा, आज वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो निर्भय का मन तो अभी कर रहा था कि निशी का गला ही दबा दे, उसे आज के आज ही स्वर्ग पहुँचा दे। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था निशी के ऊपर, लेकिन फिलहाल उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और फिर खड़ा होकर निशी की कलाई को गुस्से में पकड़कर उस 5 स्टार होटल से लेकर बाहर आ जाता है। तो निर्भय भी निशी को लेकर पार्किंग एरिया में आया। तो निर्भय ने कहा कि चलो अब हम घर चलते हैं, कोई पूछेगा ना कि तुम कहाँ पर थी तो बोल देना कि निर्भय के साथ में थी। ये सुनते ही निशी ने हैरानी से भी निर्भय को देखा और फिर धीरे से बोलती है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो सब तुम पर ही गुस्सा करेंगे, सब तुम्हारे और मेरे बारे में गलत समझेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें सब गलत समझे, तुम्हारे ऊपर कोई भी गुस्सा करे। तो निर्भय बोलता है कि वो मैं कर लूँगा मैनेज, तुम ना परेशान मत हो, बस तुम्हें यही कहना है कि तुम निर्भय के साथ में ही थी, समझ गई ना तुम? नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा तुम्हारे घर पर। तो निशी ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ना झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो निर्भय ने भी फिर से कहा कि अच्छा तो ठीक है, फिर तुम सच ही बोल देना, सबको सच सच बता देना सबको कि तुम राहुल के साथ भागने के लिए तैयार हो गई थी और फिर फाइनली आज उसके साथ वहाँ से भाग ही गई थी। तो निशी भी एकदम से चुप हो गई और फिर सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे। वो निर्भय को फंसाना भी नहीं चाहती थी और फिर सबको सच भी नहीं बोलना चाहती थी। माना कि निशी थोड़ी सी पागल थी, लेकिन इतनी भी पागल नहीं थी कि वो निर्भय को अपने स्वार्थ के लिए फंसा देती। वो इतनी भी चालाक और स्वार्थी नहीं थी। तो निर्भय भी अब बाइक पर बैठ गया और फिर बाइक स्टार्ट करते हुए उसने निशी के लिए देखा और फिर निशी को भी बैठने का इशारा किया। निशी भी निर्भय की बाइक के पीछे आकर बैठ जाती है। निर्भय ने भी बाइक चलाने से पहले एक बार फिर से निशी को समझाते हुए कहा कि हम बहुत देर से बाहर हैं, तो हो सकता है कि पार्टी में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हो या फिर उन्हें तुम्हारी टेंशन भी हो गई हो। ये बात तो बिल्कुल सच है कि तुमसे जाकर सब पूछेंगे ज़रूर कि तुम कहाँ पर थी जब तुम उनके सामने जाओगी। अब तुम अगर ये कहोगी कि तुम राहुल के साथ भागने वाली थी तो पक्का तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और फिर ना जाने कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन हाँ, अगर तुम एक बार ये कहोगी कि तुम निर्भय के साथ थी तो सब मुझे ही डांटेंगे, तुम पर कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, तुम पर कोई सवाल भी नहीं करेगा और फिर मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम समझ रही हो ना कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। वैसे भी अगर गलती से तुम्हारे पापा ने तुम पर हाथ उठा दिया ना तो तुम अपने पापा का एक चांटा भी नहीं झेल पाओगी। निशी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन अभी भी निशी का मन
निर्भय को फंसाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और फिर निर्भय तो अपने घर वालों को अच्छे से जानता था कि अब सारा पिटारा उसी के ऊपर ही फूटने वाला है। एक तो बंदरों की टुकड़ी उसका पूछ पूछ के जान खा जाएगी और फिर उसके माँ पापा और प्रताप ब्रदर्स वानर सेना तो उसे कच्चा ही चबा जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? क्या निशि फंसा देगी निर्भय को या फिर आएगा आगे कहानी में एक बड़ा मोड़? क्या सोमनाथ लेगा प्रताप खानदान से अपना बदला या फिर हो जाएगा फिर से बदले की आग में एकदम शांत?